हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का सार आज क्लास 12th का मैं फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं, जिसमें आज मैं आपको टॉपिक चार्ज डिस्कस करूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो आज लेक्चर 1 है इसका। आपने कहा था कि क्लास 12th के भी एनसीईआरटी का सार बनाइए, तो देखते हैं कितना आप इसे लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं दोस्तों से। तो शुरू करते हैं बेटा। इसमें आज हम ये 4 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, एक कॉपी लेके बैठ जाओ और एक पेन, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ और सीखते जाओ। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं बच्चों। ये जो टॉपिक हैं, पहले 2 चैप्टर एनसीईआरटी के, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है इसी इंट्रोडक्शन में समझ में आएगा। तो मैं इस पैराग्राफ में समझाया गया कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे चार्ज के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सिंथेटिक कपड़े जो होते हैं, स्वेटर्स होते हैं, पॉलिस्टर साड़ी होती हैं, जब रात के टाइम वो रब होती हैं तो उसमें स्पार्किंग दिखती है और चढ़ चढ़ की आवाज़ आती है। तो ये जो है, और ये आप बादलों से बिजली कड़कती है, आजकल सावन का महीना चल रहा है, बहुत बारिश होती है, तो जो लाइटनिंग होती है, ये सब डेली चार्ज के एग्जाम्पल हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आप किसी लेदर सीट पे बैठे हो, जैसे मैं सीट पे बैठा हूँ और मैं जाके बहुत देर तक बैठा रहूँ, इधर उधर खिसकता रहूँ इस पर, और जाके किसी मेटल के किसी ऑब्जेक्ट को टच करूँ तो मुझे स्पार्किंग फील होगी। कार के हैंडल को टच करते हैं, डोर को टच करते हैं तो स्पार्किंग फील होती है। तो ये चार्ज का सेंसेशन है, और ये कैसे आया इसके बारे में इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ बताया गया कि चार्ज एक कोई प्रॉपर्टी है, और अगर स्टैटिक चार्ज के इफेक्ट देखे जाएं, स्टडी ऑफ फोर्स, तो फोर्स कौन से होंगे, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ऐसे चार्ज का इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, उसके फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है बच्चों वर्क डन, ऐसे समझो। तो कभी कोई चार्ज मूव कर रहा है किसी फील्ड में तो वर्क होता है, जैसे ग्रेविटेशनल वर्क। तो इस पूरे पार्ट में हम स्टैटिक चार्ज के फील्ड, फोर्स, पोटेंशियल, इन सबको पढ़ने जा रहे हैं। दैट पार्ट ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बहुत सबसे शुरुआत में 600 BC में थेल्स ऑफ माइलेटस, ग्रीस जो सिटी था, सॉरी कंट्री था, इस वैज्ञानिक ने शुरुआत करी थी। ये फिलोसफर भी है और बच्चों वैज्ञानिक भी है, मैथमेटिशियन भी है, योद्धा भी है ना। तो इसके बारे में यहाँ से शुरुआत हुई, और उस टाइम इलेक्ट्रॉन का मतलब जो होता था, इलेक्ट्रॉन वर्ड जो था वो एम्बर जो होता है, ऐसे गोंद जैसा मटेरियल होता है, तो वहाँ से शुरुआत हुई थी इस वर्ड की। अब देखो यहाँ हमें डेली लाइफ में अगर हमें और भी चार्ज के एग्जाम्पल समझने हैं, तो जैसे लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, पेपर, हमें और भी एग्जाम्पल देखने हो, जैसे कॉम्ब को हम रब करें बालों में और उसके पेपर, छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास ले जाएं तो वो खिंचते हैं। या कागज़ के टुकड़े को, जैसे छोटे छोटे पेपर स्ट्रिप ली और उन्हें हल्का सा आयरन कर लिया, प्रेस कर लिया, और टीवी के स्क्रीन के पास ले जाओ तो क्या होगा बच्चों, वो पेपर की स्क्रीन की तरफ खींचेंगे। और तो और जो हमारे हेयर होते हैं वो भी स्क्रीन की तरफ खींचते हैं। तो ये क्यों होता है, ये सारी हम इस बात चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये कुछ एक्सपेरिमेंट है बच्चों। ये जो टेबल है, इस टेबल में अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। समझने को तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कई साल लगे, कई सौ साल लगे कह सकते हो आप इस ऑब्जर्वेशन को समझने में, ठीक है। यहाँ तक कि मतलब फाइनल पहुंचने में 620 से शुरू हुआ और चलते 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 कुछ सौ साल पहले हम इस नतीजे पहुंचे जो यहाँ नीचे लिखा है। देखो इस पैरा में जो लिखा है, इट इज ऑब्जर्व दैट इफ 2 ग्लास रोड, ये वाला मैं अब ऊपर डायग्राम में समझा रहा हूँ। यहाँ समझाया गया कि एक ग्लास रोड को किसी मटेरियल से, जैसे सिल्क वगैरह से रब किया गया, ठीक है। 2 ग्लास रोड को, 2 ग्लास रोड है मान लो, मेरे हाथ उंगलियां हैं, और ऐसे सिल्क से रब किया, ठीक है बेटा। तो अब अब मुझे नहीं पता इन पे कौन सा चार्ज है, डायग्राम में भले ही लिख दिया। तो जब शुरुआत में ऐसा था कि एक रोड को ऐसे सिल्क से, थ्रेड से बांध दिया, ठीक है, इंसुलेटिंग थ्रेड से, और दूसरी रोड को उसके पास लेके जा रहे हैं, तो देखो ये रिपेल कर रही है। इस डायग्राम में देखो, फर्स्ट में रिपेल कर रही है ना। ऐसी 2 प्लास्टिक रॉड को, जो फर होते हैं ना, कैट फर, मतलब बिल्ली के जो बाल होते हैं ऐसे, या कंबल में जो होते हैं फर, उस पर रब किया, और फिर एक प्लास्टिक रोड को हैंडल से, मतलब इंसुलेटिंग थ्रेड से हैंग कर दिया, और दूसरी को लेके जा रहे हैं, तो भी रिपेल कर रही है, ठीक है। फिर तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि उस ग्लास रोड को हैंग कर दिया और दूसरी प्लास्टिक रोड से उसको पास ले गए, तो वो अट्रैक्ट कर रही है। अब यहाँ डायग्राम में तो देख के पता लग रहा है कि ग्लास रोड पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करी, यहाँ प्लास्टिक रोड नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करी, यहाँ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये बहुत बात की बात है कि हमें पता लग गया कि चार्ज इस नेचर के हैं। फिर हमने साथ साथ एक और एक्सपेरिमेंट करा यहाँ पे कि 2 पिथ बॉल होती हैं बच्चों, जैसे थर्मोकोल की छोटी छोटी बॉल होती है ना, जैसे इनमें जो कपड़ों में, ड्रेसेस में, और बच्चे वो सजाने में, प्रोजेक्ट वगैरह सजाने में यूज़ करते हैं, वो वाली छोटी छोटी 2 बॉल हैं। उनको जाके क्या किया, प्लास्टिक रोड से 2 ऐसे हैंग कर रही थी।
इन्हें प्लास्टिक रोड से अटैच कर दिया, मतलब टच कर दिया, माइनस वाली जो प्लास्टिक रोड थी, तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो ये रिपेल कर रही है पहले डायग्राम में, डी वाले में। फिर दो पिथ बॉल को सेम इससे जो ये ग्लास रोड थी उससे अटैच किया, तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज था, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो रिपेल कर रही है। फिर क्या किया, दो पिथ बॉल ली, जो डायग्राम एफ है उसमें देखो, एक को तो प्लास्टिक वाली रोड से अटैच किया, तो प्लास्टिक वाली रोड से इस पे नेगेटिव आ जाएगा। दूसरी वाली को ग्लास रोड से अटैच किया, उस पर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, तो ये देखो एक दूसरे की तरफ चल रही है। इन्हीं क्वेश्चन से बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं, जो एससी वर्मा के ऑब्जेक्ट आप क्वेश्चंस करोगे सब्जेक्टिव, वो यही क्वेश्चन है ना। याद करो, आपको कराए होंगे क्लास में आपके टीचर ने। तो यहां हमें पता लगा कि यहां दो तरीके के चार्ज हो सकते हैं। यही सारी बात अब देखो यहां आया कि ये सारा मैंने जो पैरा ये समझा दिया आपको आखिरी तक। अब यहां देखो, ठीक है, ये सारा वही था, ड्रामेटिक ऑब्जर्वेशन दैट पिथ बॉल जो आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, ठीक है, यहां तक की बात थी। अब इस पूरे फैक्ट को देखो, यहां लिखा है कि ईयर्स ऑफ एफर्ट्स एंड केयरफुल एक्सपेरिमेंट एंड देयर एनालिसिस। ये बात पता लगी कि ये जो आया है ना, इनके पास जो दो आइडेंटिटी आ रही है जिससे अट्रैक्ट या रिपेल कर रही है, ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और जो प्लास्टिक रोड, सिल्क, फर थी, इन पे ये सब इलेक्ट्रीफाइड बोले जाते हैं। चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या इलेक्ट्रीफाइड बोल सकते हो इनको, ठीक है। और ये चार्ज आता है रबिंग करने से। रबिंग करने से क्यों आता है चार्ज, अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा। और क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी में जो लिखा है वो बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि भाई ये वजह क्या थी। तो अब बताया गया कि दो तरीके के चार्ज हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल, और लाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट से ये भी पता लगा ऑब्जर्वेशन से कि चार्ज ट्रांसफर होता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जब कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है, ये बात पता लगी। और यहां रिपल्शन और अट्रैक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बन जाता है पोलैरिटी ऑफ चार्ज, कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कौन सी पोलैरिटी है उसके पास, ठीक है। अब देखो बेटा, यही बात यहां पूरी लिखी हुई है जो मैंने अभी आपको बताई। अब इस पैरे में आ जाओ, ठीक है। अगर मान लो मैं जो चार्ज ऑब्जेक्ट थे, जैसे एक पॉजिटिव नेगेटिव, सिल्क को ग्लास रोड से रब किया तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, उनको थोड़ी देर अट्रैक्ट करके मतलब अटैच करके रख दो, तो फिर उनके बाद उनमें अट्रैक्शन बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि चार्ज दोबारा वापस ट्रांसफर हो जाते हैं और नलीफाई हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पे चार्ज नहीं रहता उनको बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और जिनके पास चार्ज होता है उनको इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। अब और ये बात समझाने की कोशिश करेगी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने समझाया था पहली बार कि दो तरीके के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है तो प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होता है, जीरो। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज जीरो हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस कॉलम को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, एनसीईआरटी के इन कॉलम्स को आप बिल्कुल मत छोड़ना। यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या यूनिफिकेशन है, क्या कोई लिंक है। तो अब से कुछ साल पहले तक, पुराने सालों में इलेक्ट्रिसिटी अलग समझा जाता था, मैग्नेटिज्म अलग, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट हुआ करते थे, जैसे वोल्टेज, बैटरी, करंट, ये सब इलेक्ट्रिसिटी में आते थे, और मैग्नेटिज्म में आता था बार मैग्नेट, ये निडल विडल सब कुछ। लेकिन एक साइंटिस्ट आए थे ऑरेस्टेड, जिसके बारे में आपको 10th क्लास में बताया गया होगा। उन्होंने बताया कि एक कंपस निडल को जब आप करंट कैरिंग वायर के पास रखते हो तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। उसके बाद एम्पियर और फैराडे नाम के दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस पे कहा कि नहीं भाई सही है, ठीक है, कि जो चार्ज मोशन में होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करते हैं, और करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, दौड़ते हैं, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया। फिर उसके बाद दो बहुत दबंग साइंटिस्ट आए, बहुत भयंकर वाले साइंटिस्ट हैं बच्चों, ये मैक्सवेल और लॉरेंज। इन्होंने एकदम जैसे न्यूटन और आइंस्टाइन जैसी कैटेगरी के दो साइंटिस्ट माने जाते हैं बच्चे, मैक्सवेल और लॉरेंस। इन्होंने इसको और आगे बढ़ाया। इन्होंने कहा कि भाई देखो ये अलग अलग नहीं है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक को मिला के बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और उन्होंने इस बात पे वर्क करना शुरू करा, ठीक है। और उन्होंने बताया कि हर फोर्स के लिए, जैसे फ्रिक्शन, केमिकल फोर्स, जैसे मान लो अगर हम फेविकोल लगाते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उन जो स्टिक कर रहे हैं ना दो ऑब्जेक्ट, वो भी उनके लिए भी कौन जिम्मेदार है बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फोर्स जिम्मेदार है, ठीक है। डेली लाइफ में जैसे मैंने हाथ मिलाया ऐसे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा कुछ, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये बात पता लगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा बेटर सुटेबल वर्ड है, और ये भी एक फंडामेंटल फोर्स की तरह है। मैक्सवेल ने फिर आगे और वर्क किया इस पर। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी है बच्चों, जो इस किताब के एंड में आप पढ़ोगे। उन 4 इक्वेशन से बिल्कुल जैसे न्यूटन की इक्वेशन है, बिल्कुल ऐसी वो क्लासिकल मैकेनिक्स में यूजफुल है, ऐसे मॉडर्न फिजिक्स में हमारी मैक्सवेल की वो 4 इक्वेशन बहुत यूजफुल हैं, जो ये बताती हैं कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये कुछ ऐसे हैं।
जैसे ये मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहीं उसके आसपास कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहां मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पक्का उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ऐसी पॉसिबिलिटी को ढूंढती है ये इक्वेशंस, ठीक है। और बच्चों आज की तारीख में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर हम सोच लें, ये जो क्लास आप तक जा रही है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बदौलत है, तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड ज़्यादा बेटर हो जाता है, यही बात यहाँ समझाई गई है, ठीक है। अब वापस आते हैं। अब हमने समझ लिया कि भाई चार्ज होता है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो ज़्यादा होगा कम, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको समझाने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है मेजर करने के लिए, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ कैसे है सर? इस देखो एक चैम्बर है, ठीक है, इसमें यहाँ 2 लीफ होती हैं, ये कुछ ऐसे हैं जैसे डायरी है ना, ये तो कुछ ज़्यादा बड़ी है, इसमें ऐसे 2 लीफ होती हैं, ओ ऐसे, ठीक है, 2 ऐसे, ओ इधर है, ये ऐसे खुलती हैं। ये कौन से वाला पोर्शन? ये वाला, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये पोर्शन है, और इससे अटैच ये रॉड है, और यहाँ एक मेटल की नॉब लगी है। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज देखना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस ऑब्जेक्ट पे चार्ज देखना है, ठीक है, तो इसको अटैच कर देते हैं इससे, तो चार्ज दौड़ के यहाँ जाता है इन 2 प्लेट पे, और इनमें रिपल्शन होता है बच्चों ऐसे, तो जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा वो प्लेट उतना ज़्यादा खुलेंगी। इस डिफ्लेक्शन से हम पता कर सकते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा चार्ज, अगर बहुत ज़्यादा खुल गई प्लेट तो चार्ज ज़्यादा है, और कम खुली तो कम है, ठीक है। फिर यहीं पर हमें एक बताया कि आप घर पे भी ये बना सकते हो, उसकी ये विधि बता रखी है, आप इसे पढ़ सकते हो, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हमें सिलेबस पढ़ना है, तो हम इसे घर पे बना सकते हैं बिल्कुल यही बच्चों। ऐसी जैसे एल्यूमिनियम की ऐसे एक पट्टी ले ली, चलो मैं बता देता हूँ, और यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम ईजिली अवेलेबल है, आप गोल्ड फॉइल कहाँ से लाओगे, तो एल्यूमिनियम की ऐसे 2 पट्टी ले ली, है ना। तो इस पर यहाँ से चार्ज इस पर आएगा और ये ऐसे खुलना शुरू होंगी, और यहाँ से इसे अटैच कर देंगे, बोतल में रख देंगे, यहाँ फ्लास्क लगा देंगे जिससे डिस्टर्बेंस अंदर ना जाए। तो जितना जितना चार्ज यहाँ से जाएगा एल्यूमिनियम का, ये फॉयल ऐसे चलेंगी बाहर की तरफ खुलेंगी, तो इसका मतलब चार्ज आना शुरू है। इसको चार्ज मेजर कैसे करोगे? कॉम्ब को सिल्क से रब करना, कंघी को या प्लास्टिक रोड को, और उसे टच कर देना इस नॉब से यहाँ पे ले जाके, ठीक है। चलो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब देखो बेटा, अब यहाँ समझते हैं, हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया, जो पेपर स्ट्रिप होती है ना, उन पे आयरन जब हम करते हैं, वो स्ट्रिप जो होती है, पेपर स्ट्रिप जो ऐसे खुलती हैं, अगर हम आयरन करते हैं तो आयरन से चार्ज आ जाता है, जब उन्हें सेम लाते हैं तो वो ऐसे खुलना शुरू हो जाती हैं। वो इलेक्ट्रोस्कोप में दिखाया गया है। अब देखो बेटा, हम एक बात समझना है कि चार्ज आता क्यों है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट पे। तो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। एक्चुअल में हर ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना है बच्चों? मैं यहाँ समझाऊँ, एटम से बना है ना। और एटम के अंदर यहाँ न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और चारों तरफ कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो किसी मटेरियल के अंदर अगर न्यूट्रल है वो एटम, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जो बैलेंस हो रखे होते हैं, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो रखे होते हैं। न्यूट्रॉन की अभी कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये बच्चों न्यूक्लियस जो होती है, न्यूक्लियस ऐसे होती है जैसे जेल, उसके कैदी होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये भाग नहीं सकते। और जो पहरेदार होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, पहरेदार बदलते रहते हैं, ड्यूटी बदलती रहती है, आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, लेकिन कैदी नहीं भाग सकते। तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से चार्ज आता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गए तो नेगेटिव चार्ज, और आ गए चले गए तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यही बात यहाँ पे समझाई। देखो बेटा, जो मॉलिक्यूल को होल्ड करने के लिए फोर्स है, एटम्स को होल्ड करने के लिए फोर्स है, एडेसिव फोर्स ऑफ ग्लूज, जो गोंद वोंद में जो फोर्स होते हैं, ये सब इलेक्ट्रिकल फोर्स हैं। सरफेस टेंशन होता है एक फोर्स, 11th में आप पढ़ के आए थे, उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? यही इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। अब देखो, टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। अब सोचो, अभी जो मैंने आपको बताया कि किसी चार्ज को हम इलेक्ट्रीफाई करना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उससे किसी एक चार्ज को निकालना पड़ेगा, किसी एक टाइप को। तो मैंने अभी क्या बताया कि ज़्यादातर हम किसको निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एक्सेस और डिफ्लिक्ट ऑफ चार्ज, इसका मतलब है इससे चार्ज आएगा। इन सॉलिड सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लेस टाइटली बाउंड इन द एटम, कि सॉलिड के अंदर ना इलेक्ट्रॉन इजीली इधर उधर जा सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, ठीक है। A body can thus charge by losing some of its electron, and similarly a body can be charged negatively by gaining electron, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, ठीक है। तो यहाँ हमें बताया गया कि जब हम ग्लास रोड को सिल्क से रब करते हैं, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन है वो रोड से किस पे चले जाते हैं? सिल्क पे। तो सिल्क पे क्या आ जाता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज, है ना। और रोड पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, ठीक। ये बात हमें समझ में आई।
यहाँ एक और बात बता दूं कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं बच्चों, ये मैंने यहाँ लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होते हैं तो चार्ज तो जाता ही जाता है, स्लाइटली मास भी चेंज होता है, लेकिन वो मास में चेंज नेग्लिजिबल होता है क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बहुत थोड़ा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है, लेकिन उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब और जब हम ये बात समझ में आ गई, यही सारा यहाँ लिखा हुआ है। ये भी बताया गया कि ये बहुत स्मॉल फ्रैक्शन में होता है, मतलब जितने ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं वो बहुत छोटे नंबर में होते हैं जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखनी है क्योंकि लेस बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बहुत थोड़े होते हैं। अब हमें यहाँ इस पैरा में क्या सिखाया गया कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं। अब तुम देखो, जैसे जो हमने पहले एक्सपेरिमेंट लिए उनका रेफरेंस दिया गया है यहाँ कि जैसे आप ग्लास रोड को रब कर रहे थे आप, ठीक है, उससे सिल्क से, तो आपने अगर इंसुलेटिंग हैंडल से नहीं आपने उसको रब किया तो उस पर चार्ज नहीं आएगा। होता क्या है कि उसका चार्ज आपकी बॉडी के थ्रू मूव कर जाता है। तो कंडक्टर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट जो चार्ज को मूव करा सकें, ठीक है, जिनमें चार्ज मूव कर सके इजीली। देखो ये लिखा है विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। उनके एग्जाम्पल हमें बताया गया इस चैप्टर में, मेटल्स, ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडीज, अर्थ, ये सब हम कंडक्टर मानते हैं। अर्थ को भी कंडक्टर, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अर्थ विल ट्रीटेड एज अ कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। आप सोचो उसमें तो मिट्टी, रेत, ये सब है, पानी, सब कुछ मिला के, तो सब कुछ भी मिला के ओवरऑल हम अर्थ को कंडक्टर बोलते हैं। और दूसरे नॉन मेटल जिनमें चार्ज इजीली नहीं चल सकता है, जैसे प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये सब क्या है बच्चों, इंसुलेटर, इनमें चार्ज नहीं चल सकता। इसमें यहाँ एक और पॉइंट मेंशन किया देखो कि कुछ और मटेरियल भी होते हैं इनके अलावा, उन्हें बोलते हैं सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर कुछ स्पेशल होते हैं, ना तो इतने कंडक्टिव होते हैं जितने कंडक्टर, ना उतने इंसुलेटर होते हैं जितने इंसुलेटर, उनके बीच की कड़ी है। तो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ठीक है। अब देखो बेटा, अब यहां बताया गया कि जब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वाला पॉइंट जो है, कि जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो उसके एंटायर सरफेस पे फैल जाता है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है बच्चों, पूरे सरफेस पे फैलता है, ठीक है। लेकिन जब हम इंसुलेटर को चार्ज देंगे तो वो कहीं स्टे करेगा, और कहाँ, जहां आपने दिया वहीं स्टे करेगा, ठीक है। और अगले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि इंसुलेटर को जहां चार्ज देंगे वहीं रखा रह जाएगा, मेटल को अगर आप चार्ज दोगे, कंडक्टर्स को, तो भाई पूरे सरफेस पे आ जाता है वो। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब देखो यहां कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। और अगर मान लो, अगर हम किसी जैसे प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई हेयर पे रब करते हैं, ठीक है, तो उस पर चार्ज रुका रहता है, लेकिन जब चम्मच को आप बालों पे रब करोगे तो इलेक्ट्रीफाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि उस पर जो चार्ज आता है ना, वो आपके हाथों के थ्रू कंबाइंड होकर आपकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, और आप उसे ग्राउंड भी कर सकते हो, तो इसलिए वो चार्ज फील नहीं होता हमें, ठीक है। मेटल उस पर, स्पून पे, चम्मच पे चार्ज नहीं आता। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो कंडक्ट हो गया, आपकी बॉडी कंडक्टिंग है। और वो जो कॉम्ब था, कॉम्ब इंसुलेटर है, तो चार्ज जहां था वहीं रुका रहा, वो चला ही नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब फिर यहाँ एक वर्ड दिया, ग्राउंडिंग और अर्थिंग। ग्राउंडिंग अर्थिंग होता है बेटा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिस पे एक्सेस चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर हम उसे अर्थ से कनेक्ट कर दें तो उस एक्सेस चार्ज को अर्थ खींच लेती है अपनी तरफ, ठीक है, ग्राउंड कर लेती है। अर्थ बैंक की तरह चार्ज के, ज़्यादा चार्ज है तो खींच लेगी, और कम चार्ज है तो आपको चार्ज दे देगी, ठीक है। जैसे पैसा कम हो गया आपके पास तो आप बैंक से उधार ले लो, और आपके पास ज़्यादा पैसा है तो बैंक में जमा कर दो, ऐसा कुछ है। मतलब जैसे आप एक गलत फहमी मत पा लेना यहाँ पढ़ के कि चार्ज जीरो कर देती है अर्थ, ना, एक्सेस चार्ज को हटाती है, ठीक है। और एक्चुअल वर्ड जो आप अगले चैप्टर में समझोगे, पोटेंशियल जीरो करती है अर्थ, ठीक है। जब अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल जीरो हो गया। हमें बताया गया कि अर्थ जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग में होता है, ऊपर एक जैसे लाइटनिंग होती है ना, तो एक मेटल की रोड लगा देते हैं सर, उसे नीचे अर्थ में, जमीन में उसे मेटल को कनेक्ट कर देते हैं, तो अगर आसमान से बिजली गिरी तो कनेक्ट होकर ग्राउंड में चली जाती है। इसके साथ साथ जो घर में सप्लाई होती है, जैसे आपने देखा होगा 3 पिन प्लग होता है, तो जो बड़ा प्लग होता है ये अर्थिंग का होता है। एक इनमें लाइव पिन होता है और एक होता है न्यूट्रल, ठीक है। ये अर्थिंग वाला क्या होता है, जैसे इसमें आप पिन लगाते हो, 3 पिन प्लग होगा ना इसमें, ऐसे ऐसे 3 पिन होंगे बच्चों। तो जैसे कोई भी डिवाइस है तो कई बार आता है उसके अगर करंट आ गया तो वो उसके सरफेस पे फैल जाता है। तो ये तार क्या होगा, हर जगह जो 3 प्लग वाले डिवाइस होते हैं उसका ये तीसरा पिन जो होगा हमेशा उस डिवाइस के मेटल से, ऊपर वाले सरफेस से बांध रखा होता है। तो अगर किसी डिवाइस पे चार्ज आ गया ऐसे, ठीक है, तो वो सारा चार्ज वायर के थ्रू ग्राउंड में चला। ये कहाँ कनेक्ट होता है? इसका पूरे घर का कनेक्शन अर्थ
से कर रखा होता है, अर्थ के अंदर कहीं दीवार में रॉड लगा रखी होती है कि अगर चार्ज आ गया तो एक्स्ट्रा यहाँ चला जाएगा। तो हमेशा घर में जो जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो 2 पिन ना हो, वो कितने हो, 3 पिन हो। 3 पिन से खतरा कम रहता है कि अगर उन पर चार्ज आ गया तो वो ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब बेटा यही बात मैंने यहां समझाई, देखो ये सारा यहां लिखा है। ठीक है, नहीं तो खतरा हो सकता है। अब पहला एग्जांपल आया कि अगर हमें ऑब्जेक्ट पे चार्ज लाना है तो कितने तरीके हैं। तो पहला तरीका है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से चार्ज लाना है। तो देखो अभी जो हम पिछले केस पढ़ के आए इसमें बताया गया कि अभी जो आप चार्ज लेके आए थे वो कैसे आया था, कि आपने उस ऑब्जेक्ट को क्या किया था बच्चों, टच किया था। ठीक है, जैसे पिथ बॉल पे चार्ज आए तो रोड से टच किया था, तो टच करके चार्ज आया। क्या ऐसा हो सकता है बिना टच करे चार्ज आ जाए? तो देखो हमने यहाँ क्या काम किया, 2 स्फेयर लेके आई, 2 मेटल के स्फेयर हैं ए और बी, और ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये नीचे जो स्टैंड है ना इंसुलेटिंग स्टैंड है, इसके सामने में एक चार्ज रॉड लेके आया जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों, जैसे ही इसके सामने आएगी तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ खींचेंगे, मेटल है ना तो इधर की तरफ भागते हैं ये, तो यहाँ सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन इधर आए तो जहाँ पड़ोस का इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यहाँ का यहाँ, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। देखो सरफेस पे आना होता है ना, तो सरफेस पे आ गया, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो अब देखो मान लो ये प्लस क्यू है तो इसके सामने आ गया इधर माइनस क्यू, ये आ गया प्लस क्यू, टोटल जोड़ना जरा, ये 0 है ना, अभी चार्ज नहीं आया इनके ऊपर, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन इसी फिनोमिना को बोलते हैं इंडक्शन। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट जब कर जाता है तो यहां बोला जाता है इंडक्शन। ये वाले पॉइंट में आपको समझा रखा है कि ये इंडक्शन है, पूरा चार्ज नहीं आया, रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ, चार्ज ट्रांसफर नहीं होता इसमें। ठीक है, यहां चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, यहां रीडिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट। अगर मैं अभी रोड हटा लूं तो ये वापस इलेक्ट्रॉन अपनी इन्हें पॉजिटिव आयन को के साथ क्या हो जाएंगे, वापस कंबाइंड हो जाएंगे और न्यूट्रल बन जाएगा। ये इस पॉइंट पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या काम करा, रोड नहीं हटाई, इनके बीच में गैप कर दिया, यहां देखो गैप कर दिया ना, थोड़े से स्लाइटली दूर कर दिए। अब इसके बाद रोड हटा दी अगले डायग्राम में। ठीक है, तो रोड हटा दी, अब ये नेगेटिव कहां जाएगा भाई, ये इससे अट्रैक्ट नहीं होगा पॉजिटिव से, तो देखो इस तरफ आ गया, इधर से इधर चला गया, तो नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर। ठीक, आपस में अट्रैक्ट है। अब ये क्या हो रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि ये सारे एक ही तरफ आए हुए हैं, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ऐसे खिड़की से झांक रहे हो, नोबिता और सुजुका, ये नोबिता और ये सुजुका। तो हमने क्या किया, इनको थोड़ा गैप बढ़ा दिया। गैप बढ़ाने से क्या हुआ बेटा, ये बोलो, अब पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। अब दूर कर दिए स्फेयर तो उनके बीच में इंटरेक्शन कम होगा, तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देखो। ठीक है, और ये इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज हो गए, तो ये इंडक्शन के सहारे ऐसा हुआ। ठीक है, अब यही आपको छोटे छोटे डेली लाइफ के एग्जाम्पल में ये समझाया गया है। देखो होता क्या है बेटा, जब हम किसी चार्ज रोड को किसी पेपर पीस, जैसे मैंने कॉम्ब को रब किया ऐसे, ठीक है, और इस पे चार्ज आ गया होगा कोई, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक, और मैं छोटे छोटे पेपर पीस के पास लेके जाता हूं, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। इसमें ना इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्लाइटली इधर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो इधर माइनस आ गया और इधर क्या आ गया, प्लस। तो कौन सा चार्ज नजदीक है, माइनस वाला नजदीक है ना पॉजिटिव के, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स बड़ा हो जाता है इसके पॉजिटिव के रिपल्शन से। समझ में आया भाई, जो नजदीक वाला एंड होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो नेगेटिव वाला पास आ गया पॉजिटिव के, तो इनके पास क्या हो जाएगा बच्चों, अट्रैक्शन, और ये रिपल्शन वीक हो जाएगा। जो इधर वाले चार्ज से भी होगा वो वीक हो जाता है, तो ओवरऑल अट्रैक्शन हो जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़े अटैच होना शुरू हो जाते हैं। यही आप अगर बायो के स्टूडेंट, आपने सुना होगा पोलन ग्रेन की मधुमक्खी आती है ऐसे, उसके सरफेस पे ऐसे पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं ना, तो यहाँ सरफेस पे चार्ज होता है बच्चों, मतलब जब एयर से होके आई ना मधुमक्खी तो वो चार्ज हो जाता है उसका सरफेस। तो पोलन ग्रेन में ऐसी इधर माइनस इधर प्लस बन जाता है, जैसे पोलन ग्रेन है एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, तो मान लो इधर प्लस वाला सरफेस था मधुमक्खी का, तो इस पे माइनस आ गया, इधर प्लस, तो अट्रैक्टिव फोर्स ये ज्यादा होगा ना, आमने सामने वाला तो दूर है चार्ज, तो खिंच जाता है, वो चिपक जाता है। आपने सुना होगा ना कि पोलन ग्रेन मधुमक्खी के सरफेस पे चिपक जाते हैं, तो वो चिपकने का मतलब वो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही है ये। ठीक है, तो ये बात आपको समझाई गई। ठीक, अब देखो यहां बताया गया कि जो मैंने अभी बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सिव ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़े दूर है। ठीक है बेटा, यहां एक छोटा सा वाटर ब्रेक लेते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। पढ़ रहे हो बेटा साथ साथ या नींद में आ गए? सीखना है बेटा। अब देखो, अब हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। अब
अब हम आए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा 1.5, दैट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, अब हमने इंडक्शन पढ़ लिया, उसके बाद एक सॉल्ड एग्जांपल है बच्चों, खुद पढ़ो, वीडियो पॉज कर दो और उसे करके देखो क्या है वो। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहले तो समझो कि पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ कि जब बहुत सारे चार्जेस के बीच में ना गैप उनके साइज के रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा हो तो दैट विल बी सेड टू बी पॉइंट चार्जेस। ठीक है, अच्छा, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। अब चार्ज पे 3 प्रॉपर्टी होती है बेटा, एडिटिव, क्वांटाइज और कंजर्वेटिव। इनको एक एक समझाने जा रहा हूं मैं। ऐसे समझो बेटा, यहां इस पैरा में जो समझाने की कोशिश करी गई आपको कि चार्ज ना एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो देखो किसी ऑब्जेक्ट पे स्केलर क्वांटिटी को सिंपली जोड़ा जाता है ना। एक रूम में 10 बच्चे बैठे हैं, 5 और आ गए, फिर 10 और आ गए, तो 10 + 5 + 10 25 बच्चे हो गए ना। 4 चले गए तो 21 रह गए। बिल्कुल यही बात यहाँ है कि एक ऑब्जेक्ट पे अगर मान लो +Q1 चार्ज है, +Q2 चार्ज है और -Q3 चार्ज है, तो उसको साइन के साथ जोड़ना है बच्चों, सिंपली। ठीक है, ये मास की तरह है, स्केलर है, लेकिन मास पे के पास क्या होता है, मास नेगेटिव नहीं होता, चार्ज क्या होता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो टोटल चार्ज लिखा जाएगा Q1 + Q2 साइन के साथ -Q3। ठीक है, ये बात समझाएगी। यहाँ इस पैरा में ये भी समझाया गया कि जैसे मास जोड़ते हैं ऐसे चार्ज जोड़ना है, लेकिन बस इसमें चार्ज जैसे इस केस में नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज भी जुड़ेगा। ठीक है, ये बात बताई गई कि एल्जेब्रिक सम लेना है टोटल चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अच्छा, दूसरा बात, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मतलब बताया गया कि पूरे सिस्टम का चार्ज जो होता है, टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। ठीक है, जैसे पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, ऐसे पूरे यूनिवर्स का चार्ज कांस्टेंट है। चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। और कहा गया कि जो पिछले एग्जाम्पल आपने पढ़े थे उनमें क्या था, चार्ज पैदा नहीं हुआ था रोड पे और पिथ बॉल पे, वो ट्रांसफर हुआ था एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ। ठीक है, ट्रांसफर होकर आया था। लेकिन यहाँ एक और बात बताई गई जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है। यहाँ एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है इस पॉइंट पे, समटाइम्स नेचर क्रिएट चार्ज पार्टिकल्स। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि क्या, अब आपने कहा चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, आपसे बोले कि चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, तो यस, चार्ज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, चार्ज पार्टिकल क्रिएट और डिस्ट्रॉय हो सकता है। देखो ये बोल दिया यहाँ पे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रॉन जो होता है किसी वजह से गुस्से में आके एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे देखो, न्यूट्रॉन ऐसा होता है ना, ये केमिस्ट्री में सिखाऊंगा, फिजिक्स में पढ़ाऊंगा बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा साफ सुथरा लिखता हूँ। जैसे न्यूट्रॉन है, ये एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है। बच्चों यहाँ नीचे चार्ज लिखा होता है, यहाँ कितना है टोटल चार्ज, 0। जोड़ना जरा है, कितना है ये, 0। तो चार्ज बैलेंस हो गया, इधर भी चार्ज उतना ही, इधर भी चार्ज पैदा नहीं हुआ, लेकिन चार्ज पार्टिकल तो बन गए, प्रोटॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया। तो ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, और ये उल्टा डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गुस्से में आके अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर लेते हैं, न्यूट्रॉन बन जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन बन जाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बताया गया कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये पता लगा बच्चों हमें कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे ही आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कितना चार्ज आना चाहिए, +E। 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो चार्ज कितना आएगा, +2E। 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। या तो एक्सपेरिमेंट से पता लगा कि हमेशा ये सिंगल यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब एक E कोई वैल्यू होती है जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माना गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, हमेशा चार्ज इसी का इंटीजर मल्टीपल होता है, इसी वैल्यू का, 2E, 3E, 4E, 100E, 1000E, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो देखो, और लिखा गया कि जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन दिस वैल्यू। और ये बताया गया कि ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ठीक है, ऐसा इट इज इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक, और ये जो वैल्यू है E, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये लिखी गई। अब देखो बेटा, बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव और देयरफॉर एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एज -E और प्रोटॉन का चार्ज +E। बाद में साइंटिस्ट लोगों को पता लगा था, आपको मजेदार बात बताऊं, कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव लिया जाता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन ये गलती हो गई तो हो गई। इससे फ़ायदा होता कुछ, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सब एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं। द
फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ई टर्म्स एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटा मतलब पैकेट, कि चार्ज पैकेट की फॉर्म है भाई। अब ऐसे जैसे दूध की दुकान पे गए आप और वहाँ 1-1 किलो के पैकेट है, तो 1 किलो का ही पैकेट मिलेगा आपको। नहीं यार मुझे तो 1 किलो का पैकेट है, मुझे तो 500 550 ग्राम दूध चाहिए, तो नहीं भाई, पूरा पैकेट है, ठीक है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक फिक्स वैल्यू है। और ये जो फर्स्ट सजेस्टेड बाय, ये ध्यान देना है, फैराडे के एक्सपेरिमेंट से सजेस्ट हुआ था कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि वेरीफाई कब हुआ था ये, है ना, ये तो सजेस्टेड हुआ है, लेकिन आपसे बोले कि हु वेरीफाई द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो आप लिखोगे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बहुत ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट था ये, 1912 में हुआ था। इसे हम जब आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें समझाऊंगा, ठीक है। बताया गया कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, ठीक है। और बच्चों इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं यहीं पे, 80 ऐसा यूनिट है ये। इसकी और भी यूनिट है, लेकिन अभी हम यहाँ बताया गया। और बताया गया कि Q इक्वल टू IT होता है, ठीक है। तो अगर एम्पियर 1 एम्पियर कर दूं और 1 सेकंड कर दूं, तो 1 एम्पियर 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो करा सकता है दैट इज कॉल्ड 1 कूलम। ये बताया गया इस लाइन में, ठीक है। और E की वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई इतनी डिजिट तक सही। और हम कितनी लिखते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हम काम चलाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू ही है। यहीं पे साथ साथ बताया गया कि 1 कूलम चार्ज अगर है, जैसे 1 कूलम चार्ज है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे। तो मैंने क्या काम किया, 1 कूलम इक्वल टू n इंटू चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन कर दिया। जब आप इसे डिवाइड करते हैं बच्चों, n की वैल्यू लिखोगे यहाँ 1/, ऐसे करोगे ना, इधर आएगा ये डिवाइड में। जब इसे सॉल्व करोगे तो 1/6 × 10⁻⁻, नीचे आई 10⁻⁻19। जब इसे सॉल्व करोगे तो 6.25 × 10⁻18 आएगा। यानी कि 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रखने वाला डाटा है, फैक्चुअल डाटा है। और हमें ये बताया गया कि ये जो बड़े चार्ज होते हैं ना, ये बहुत कम यूज़ होते हैं, सेल्डम एनकाउंटर्ड। ज़्यादातर हमें छोटे चार्ज जैसे 1 माइक्रो कूलम, मिली कूलम, पिको कूलम, पिको होता है 10⁻12 कूलम, इनका यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें बताया गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल चार्ज होता है वो ये होता है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट में टोटल चार्ज N2 N1 तो है इलेक्ट्रॉन और N2 है प्रोटॉन, तो दोनों पे चार्ज तो सेम है, बस मैग्नीट्यूड वाइज अलग है ना। मैग्नीट्यूड वाइज अलग है, पोलैरिटी अलग है। मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, पोलैरिटी अलग है। तो जो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा टोटल, N2 × E, और N1 इलेक्ट्रॉन है तो इंटू -E, तो टोटल चार्ज ये लिखा जाता है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो क्या होगा बच्चों, ये टोटल चार्ज 0 नहीं आ जाएगा, है ना। बस ध्यान रखना है N1 N2 क्या है, इंटीजर है, ठीक। अब देखो जो E है बच्चों बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है। हम ज़्यादातर छोटे चार्ज की बात करेंगे माइक्रो कूलम में। और हमें यहाँ ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करी गई कि ये जो चार्ज है एक्चुअल में क्या होता है। जैसे मान लो आप सोचो किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा ना, तो ऐसे ऐसे चार्ज हुआ, तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये ग्रेनी नेचर का होना चाहिए। ग्रेनी क्या होता है, जैसे मैं एक्चुअल में क्या करूँ, एक लाइन खींच दूँ और अगर मैं ऐसे एक डॉट बनाऊँ ऐसे अलग अलग, ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा दूर से देखो तो ये आपको एक लाइन दिखाई देगी नहीं, लेकिन वो लाइन क्या होती है, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे ही हम अभी ये मान के चलते हैं इस चैप्टर में कि जो चार्ज है ना कंटिन्यूस फ्लो है पूरे सरफेस पे, जबकि होता है वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो हम ऐसे नहीं मानते कि यहाँ चार्ज है यहाँ चार्ज है। अगर किसी सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है तो यूनिफॉर्मली माना जाता है उसको, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक लाइन है, होती तो छोटी छोटी डॉट से मिलकर बनी होती है, लेकिन हम मानते हैं कंटिन्यूअस है। तो ऐसे ही चार्ज तो छोटे छोटे पैकेट की वजह से है भाई, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो वो तो कहीं कहीं होगा, इस आयन पे चार्ज है, इस पे इस पे इस पे, लेकिन हम ओवरऑल उसको क्या मान लेते हैं, एक ही सरफेस और यूनिफॉर्मली फैला हुआ मान लेते हैं। ग्रेनी सरफेस नहीं मानते, ठीक है। ग्रेनी होता है जैसे ऐसे ऐसे अलग अलग दानेदार जैसे बोल दें, ऐसे, ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस मानेंगे ऐसे, ठीक है बेटा। अब देखो तो हम यहाँ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानते हैं। अच्छा फिर ये बात बताइए कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की कोई वर्थ नहीं है, इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, ठीक है, एक एग्जांपल से। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कोई वर्थ है इसकी। जैसे मैं तुम्हें कहूं कि बेटा 1 कूलम, जैसे इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, ये तभी समझ में आएगा बेटा, इतनी स्टोरी से समझ में नहीं आता। जैसे मैंने कहा कि 8.0 × 10⁻19 कूलम चार्ज है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ आप, ठीक है। तो आपने कहा सर कोई बात नहीं, मैं n इक्वल टू टोटल चार्ज ये है और 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से इसे डिवाइड कर देता हूँ, तो 1.6 × 10⁻19 कट गया ये।
और ये आ जाएगा 5। तो क्या ये चार्ज हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पर? आप कहोगे हाँ सर हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही मैं कहूँ कि बेटा 8.6 है, अब बताओ। तो 8.6 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये कभी भी इंटीजर नहीं आएगा, है ना। ये कितना आ रहा है 5.2 के आसपास या 5.3, इंटीजर नहीं है, तो ये चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि क्वांटाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। लेकिन मैं तुम्हें कहूँ कि बेटा एक चार्ज ये है 8.23 कूलम, क्या ये लाई कर सकता है? तो आप कहोगे हाँ सर चेक कर लेते हैं। N इक्वल टू क्यू बाई ई होता है, तो 8.23 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो इसको तुमने डिवाइड किया, ये हो जाएगा 8.23 अपॉन 1.6 ऊपर 10 की पावर 19, ठीक है। अगले स्टेप को सॉल्व करो वीडियो पॉज करके। यहाँ एक फ्रैक्शन में नंबर लिखा होगा, जैसे मैं लिखूँ 5.3 के आसपास कुछ ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, और इंटू 10 की पावर 19। आपको क्या लग रहा है ये इंटीजर है या फ्रैक्शन है? आपको लग रहा है ये तो सर फ्रैक्शन है। कई बार ऐसा लग जाता है कुछ बच्चों को। नहीं बेटा, ये बहुत बड़ा इंटीजर है। देखो 5.3 है ना, तो 5 30 कर दो, 3 कर दो, 0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, ये बहुत बड़ा इंटीजर हो गया भाई। ये चार्ज तो ये तो हमेशा इंटीजर आएगा। इसका मतलब जब बड़ा चार्ज, देखो 8.23 ना बहुत बड़ा चार्ज है, वो 8.323 कूलम, और जब आपने ये लिखे थे 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये बहुत छोटे चार्ज थे। तो यहाँ चेक करना पड़ता है कि क्वांटाइजेशन है या नहीं। यहाँ तो ये बहुत बड़े नंबर में आएगा बच्चों, ये तो हमेशा एक चार्ज होगा, इंटीग्रेशन मतलब इंटीजर मल्टीपल होगा। तो यही बात यहाँ लिखी गई है। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल वेयर आर द चार्ज इन्वॉल्व आर ऑफ ऑर्डर ऑफ फ्यू टेंस और फ्यू हंड्रेड। टेंस मतलब ऑर्डर 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 या फ्यू हंड्रेड, ऐसे 1002 ऐसे, दे कैन बी काउंट। लेकिन जब बहुत बड़े चार्ज में होगा तब आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कैन नॉट बी इग्नोर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, लेकिन बड़े स्केल पे हमेशा इग्नोर करो, उसकी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। अब ये 2 सॉल्व एग्जाम्पल हैं, ये करिए। और बच्चों आज की क्लास में बच्चों हमने चार्ज पढ़ा, अगली क्लास में बच्चों हम कूलम्स फोर्स, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सही से अच्छा लगा और आप इसमें कुछ चाहते हैं कि ये भी जोड़ा जाए, कुछ ऐसा आपकी तरफ से कोई फीडबैक है तो वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों, और ये शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें बच्चों।